जी स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अच्छा जनाब, तो हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि कुछ कंडीशन हमारे पास ऐसी होती हैं, कुछ बूलियन टाइप की, कि बूलियन कंडीशन को इफ़ जो है वो किस तरीके से लेता है। तो उसकी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक आध कोड में। मैंने फॉर एग्जांपल चलो यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक इनपुट करता हूँ, इंटर दी रैंडम नंबर, राइट। अब जो भी यूज़र इनपुट करता है मैं उसी लाइन पे यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ कि ये। अब यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ डबल का, नंबर के नाम से, और उसमें डबल डॉट पार्स करके यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है जनाब, यहाँ तक के काम समझ में आता है सबको। अब इफ़ के अंदर अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई कन्वर्ट डॉट टू बूलियन। बूलियन टर्म कौन बताएगा क्या होती है? True and false होती है सर. ट्रू एंड फॉल्स होती है। अब यहाँ पर मैंने ये कुछ ये वाली कहानी की कि भाई इफ ब्लॉक देन एल्स, एल्स में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एल्स ब्लॉक। कोई देख के बता सकता है यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा? तो भाई मैं यहाँ पे ये पूछ रहा था कि कौन मुझे पहले तो इसका आउटपुट बताएगा। आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या इफ प्रिंट होना चाहिए या एल्स प्रिंट होना चाहिए? कि अगर फॉर सर एग्जांपल इफ प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर यूजर से तो इनपुट लेना तो पहले मुझे, अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट लेता हूँ फॉर एग्जांपल वन नंबर। अब वन एक नंबर है, जब मैंने इसको इंटर किया तो इसने मुझे रिटर्न किया क्या? इफ ब्लॉक। ठीक है, इसी तरीके से टू भी एक नंबर हो सकता है। मैंने यहाँ पे टू कर दिया, इसने तब भी मुझे इफ दे दिया। तो अब इसी तरीके से मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई वन एक ऑड नंबर था, टू एक इवन नंबर था, तो ये कोई इवन ऑड का तो चक्कर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 1000 भी वैल्यू दे दूं तब भी ये इफ देगा। तो अब ये यकीनन कोई और वैल्यू का चक्कर है कि जब भी मैं यूजर से इनपुट कर रहा हूं तो यूजर इनपुट किस में जा रहा है? नंबर में। और नंबर क्योंकि अभी तक मैं पॉजिटिव नंबर इनपुट कर रहा हूं तो ये मुझे कंडीशन ट्रू करके इफ का ब्लॉक चला के दे रहा है, राइट। अब अगर मुझे बताइएगा आइडिया तन कि अगर मैं यहाँ पर देता हूं -1 तो क्या कहानी होगी? अंदाजा तन तुक्का लगाओ, गलत बताओ, कुछ भी बताओ, हो सकता है मैं भी गलत। सर एल्स का ब्लॉक चलेगा. जहन में हमारे ये आता है कि भाई अगर मैंने False आएगा। नॉन यानी एक नॉन पॉजिटिव वैल्यू दी तो इसका मतलब ये है कि ये एल्स ब्लॉक चलाएगा, लेकिन ये अभी भी इफ चलाएगा। सिर्फ चलाएगा. चला दिया आपके सामने आउटपुट। तो अब ये यकीनन इसका भी कोई फड्डा नहीं है कि ना तो इवन ऑड का चक्कर है, ना तो कोई बड़ी छोटी वैल्यू का मसला है, ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का है। लेकिन क्लास यहाँ पे नोटिस ये कीजिएगा, याद ये रखिएगा कि यहाँ जो फड्डा है वो है जीरो और नॉन जीरो वैल्यू का। क्या फड्डा है? जीरो और नॉन जीरो। अब मैं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ जीरो तो अब ये मुझे चला के देगा एल्स ब्लॉक। क्या सर चला के देगा? 01 जी 01 हाँ 01, क्योंकि देखे ना यहाँ पे कोई नोटिस ये बात नहीं कर रहा कि भाई जो भी एक नंबर आएगा
वो तो बूलियन में कन्वर्ट कर रहा है, बूलियन या तो 1 में डिसीजन लेगी या तो 0 में डिसीजन लेगी, सही है ना। अब यहां पर जब Yes, मैं इसको नंबर दे रहा हूं 0, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ये फॉल्स कंडीशन हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉन जीरो दे रहा हूं तो इसका मतलब ग्रेटर देन या एक नॉन जीरो वैल्यू, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बट नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर ये डिसीजन क्या हो रहा है, ट्रू। तो यहां पर हमने ये सीखा कि भाई कन्वर्ट डॉट टू बूलियन जो है उसको जो भी नंबर रिक्वायर्ड होता है वो अगर 0 नंबर हुआ तो इट विल रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज इट विल रिटर्न ट्रू। ये बात सबको समझ में आ गई। अब अगर मैं एक कंडीशन बनाऊं तो आप लोग उसका जवाब देंगे। चलो जी, यहां पर एक और कंडीशन बनाते हैं, इंटर द रैंडम नंबर। तो मैंने यहाँ पर कह दिया इसको नंबर 2 और इसको कह दिया नंबर 1। अब यहाँ पर 2 यूजर से इनपुट लिए जा रहे हैं, या चलो हम यहाँ पर एक ही यूजर से इनपुट लेते हैं, और यहाँ पर 2 नंबर लेते हैं, इंटीजर a इक्वल टू 10, भाई माइक बंद कर दो भाई अपने, इंटीजर b इक्वल टू 20, ये आ गया नंबर। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूं कि a इज लेस देन b। अब मैं जब यूजर से इनपुट करता हूं और मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट किया 0, तो अब मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आएगा। 20. 20। एल्स का ब्लॉक चलेगा। एल्स का ब्लॉक चलेगा, क्यों चलेगा भाई? सर क्योंकि हमने पहले इसको जो इनपुट दिया वो 0 है, हाँ उसके बाद हम Zero. लोग एंड की कंडीशन लगाई हुई है, तो दोनों कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही है। अब जो यहाँ से पहला जो जवाब आया था ना, देखो प्लीज इस चीज को आप क्लियर करो। आपने 20 कैसे कह दिया? ये तो हमने कहीं इन वेरिएबल को सिर्फ कंडीशन के तौर पर यूज किया है, ब्लॉक में तो कहीं भी यूज नहीं किया। Okay, okay. तो 20 तो किसी सूरत आ ही नहीं सकता। हाँ 20 यहाँ पर कंडीशनली मैच जरूर हो रहा है, कंडीशन 10 और 20 की यहाँ पर मैच और नॉन मैच जरूर हो रही है, लेकिन Yes. कहीं भी प्रिंट नहीं होगा। सही है, Okay. चल अच्छी बात है। अब यहाँ पर मेरे पास एल्स ब्लॉक इसलिए चला क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो ये है कि 2 कंडीशन है, एक कंडीशन ये है इटसेल्फ और एक कंडीशन ये है। अब क्योंकि एंड लगा हुआ है तो एंड को चाहिए ये ब्लॉक चलाने के लिए दोनों कंडीशन ट्रू। अब जब 0 इसको मिल गया तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, और ये वाली भले से ट्रू हो, तो क्या चलेगा, ये वाला ब्लॉक इग्नोर होके ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब इसी के बरक्स अगर मैं यहाँ पर ये काम करता कि भाई अगर मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा से चलाता हूँ, अब मैं यहाँ पे देता हूँ नॉन जीरो वैल्यू चाहे वो -1000 ही क्यों ना हो, तो अब ये मेरे पास इफ ब्लॉक क्यों चलाएगा, क्योंकि अब जो यूजर इनपुट गया है वो लेस देन है 0 के, यानी वो एक नॉन जीरो नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सही है, लेकिन वो नॉन जीरो है नंबर, तो कंडीशन जो वाली ट्रू हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई ए जो है वो लेस देन है बी के, हाँ भाई 10 जो है वो लेस देन है 20 के, तो एंड क्योंकि लगा हुआ है यहाँ पे तो दोनों कंडीशन मैच हो गई, तो ये इसने इफ का ब्लॉक चला दिया। राइट, ये वाली बात कितनों को समझ में आई, कितनों को नहीं आई? सर एक दफा रिपीट कर दें। दोबारा रिपीट कर देते हैं भाई। इसका काम समझ में आया कि ये क्या काम कर रहा है, इस कंडीशन का क्या मतलब है? सर इसका काम तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये जो इफ वाला ब्लॉक हर जगह चला है, एल्स वाला ब्लॉक सिर्फ 0 पे चलेगा। जी, वो इसलिए 0 पे चलेगा क्योंकि देखो ये वाली कंडीशन, ये तो मैंने हार्ड कोडली वैल्यू दे दी ना। अब ये वाली कंडीशन तो फिक्स है, ठीक ये तो ट्रू ही है। अब ये रन टाइम पे ठीक है डिसाइड सर। करेगी कि अगर नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, जब ये भी ट्रू मिलेगी ये भी ट्रू मिलेगी, जो इफ का ब्लॉक चल जाएगा। अगर इनमें से कोई एक, अगर मैं यहाँ पर ये वाली कंडीशन गलत कर दूं
और भले से यहाँ पे मैं आउटपुट क्या दूं, आउटपुट एक नॉन जीरो वैल्यू दूं, तब भी एल्स का ब्लॉक चलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि एंड लगा हुआ है। ठीक है सर, अगर मैं यहाँ पे और ठीक लगा है सर। तो वो ऑप्शनल हो जाएगा। कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो ये पूरा ब्लॉक रन हो जाएगा। अब गालिबन यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमसे मांगा जा रहा है कि एंटर द मार्क्स ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सही है। और यहाँ पर मैं डबल pf के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें यूजर्स इनपुट लेंगे, डबल डॉट पार्ट्स, और ये आ जाएगा कंसोल डॉट रीड लाइन, राइट। इसी तरीके से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। तो अब मुझे 3 यूजर इनपुट चाहिए। इसको मैंने नाम दे दिया डबल ICT, इसको मैंने नाम दे दिया VLM। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई डबल ICT, और ये आ जाएगा मेरे पास VLM। सही है जनाब। तो अब ये 3 यूजर से मुझे इनपुट चाहिए कि भाई ऑब्टेन करो, और जो भी मार्क्स तुम लोगों ने लिए यानी ऑब्टेन मार्क्स। अब सब के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 में से होते हैं, VLM भी 100 में से होता है ना, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास ये यूजर से इनपुट आ गया। अब क्राइटेरिया क्या है अगले सेमेस्टर में जाने का? अगर आपको ऊप का सब्जेक्ट चाहिए तो यकीनन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पास करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो यकीनन डबल ICT पास करना पड़ेगा, और VLM तो पास ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई अगर तीनों सब्जेक्ट का के जितने भी ऑब्टेन मार्क्स होंगे अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे 180 के, तो भाई आप प्रमोट हो सकते हो अगले सेमेस्टर में। वरना आपके पास मैसेज आ जाए कि यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रमोट टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। हाउ इज इट पॉसिबल? इफ की कंडीशन, क्या कंडीशन बनेगी जनाब? कि भाई अगर हमारे पास PF के मार्क्स प्लस डबल ICT के मार्क्स प्लस VLM के मार्क्स अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं 180 के, ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो क्या हो जाए मेरे पास के यू आर एलिजिबल टू प्रमोट टू द नेक्स्ट सेमेस्टर, राइट। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज कंसोल डॉट राइट लाइन नॉट एलिजिबल टू प्रमोट, ब्ला 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 ब्ला। क्या ये वाली कंडीशन से किसी को कोई एतराज है या कुछ ना समझ में आया हो इस कोड में? सर अब जैसे आपने कहा था कि मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए हमें मुख्तलिफ वो पास करना पड़ेगा, तो अगर सर हम इसी कोड की मिसाल लें तो अगर IICT VLM में ज्यादा नंबर हो गए और PF में कम हो गए लेकिन सम 180 बन गया तो हम तो प्रमोट हो जाएंगे। हो जाएंगे, किसने कहा नहीं होंगे? तो यहाँ पे कोई और कंडीशन तो अभी हमने दी भी नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ ये कहा है कि भाई कुछ भी करो तीनों का समीशन अगर 180 के बराबर या 180 से अबव अगर आ जाता है तो आप प्रमोट हो। अब ये कैसे आएगा? PF के मार्क्स आप लोगों के 80 से ज्यादा नहीं आएंगे या 85 से ज्यादा नहीं आएंगे,
क्यों सर, आप देंगे नहीं या बता नहीं सकते? डबल आईसीटी का मुझे नहीं पता, हो सकता है 90 मार्क्स आ जाए। वीएलएम में सर 100 लगा दीजिएगा। वीएलएम में आप लोग जाओगे CR को डिग्री भी अभी दे दें। 75। अब यहाँ पर यू आर एलिजिबल टू प्रमोट टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। वाओ भाई, मुझे सम भी प्रिंट करवाना है। कौन प्रिंट करवाएगा सम? मुझे यहाँ पे सम प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई टोटल सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इज, कॉन्कैटिनेट के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा पीएफ प्लस डबल आईसीटी प्लस वीएलएम, राइट। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा जनाब कि मुझे सम भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 80, फॉर एग्जांपल 75, फॉर एग्जांपल 60। तो अब ये जो है वो मेरे पास टोटल सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट 215 बनते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया इसका मीट कर गया और ये एलिजिबल हो गया नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है जनाब। अब आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने CGPA कैलकुलेट करना बताई थी एंड में। आज हम अपनी लाइव सेशन में इसको कैलकुलेट करना मैं दोबारा बता देता हूं। आप लोगों का टास्क नंबर 1 यही होगा। मैं कैलकुलेशन बता देता हूं, कोड नहीं बताऊंगा। आप लोगों का लैब नंबर 5 का टास्क नंबर 1 CGPA कैलकुलेट करना होगा। सही है। अब गौर से सुनिएगा इस चीज को कि CGPA किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि माशाल्लाह 5 सब्जेक्ट में आप लोगों ने जितने भी अच्छे अच्छे नंबर लिए, तो आप लोगों की हर सब्जेक्ट की जीपीए तो पता है कि भाई सब्जेक्ट में जीपीए क्या होगी, लेकिन ओवरऑल CGPA पूरे सेमेस्टर में क्या बनेगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप समझिएगा इस बात को। नोटपैड खोलते हैं और पूरा क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्राइटेरिया होता क्या है। गालिबन यहाँ पर हमारे पास कहानी ये होती है कि भाई आपको पता है कि एक तो होती है 4 GPA, 4.00 GPA, सही है। एक होती है हमारे पास इससे कम 3.5, इससे कम क्या होती है 3.00। ठीक है जनाब। इससे कम क्या होती है हमारे पास 2.5 और फिर आ जाती है 2.00। इसके बाद बंदा होता है फेल, F लगता है। ठीक है, इसके बाद बंदा होता है फेल। अब क्लास नोटिस कीजिएगा कि 4 GPA वाले को 12 पॉइंट मिलते हैं। कितने पॉइंट मिलते हैं? 12 पॉइंट्स मिलते हैं। 3 GPA वाले को 10.5 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरीके से 3.5 वाले को, 3 GPA वाले को कितने मिलते हैं? 9.00 पॉइंट मिलते हैं, यानी 9 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरीके से जो 2.5 वाला होता है उसको मिलते हैं 7.5 पॉइंट्स, और जिसके जो 60 पे पास होता है बेचारा उसको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। सही है। बाकी ये बेचारा होता है फेल। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ये पॉइंट आप लोगों को क्राइटेरिया आप लोगों के जहन में या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब फॉर सपोज हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का सब्जेक्ट है जिसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। एक सब्जेक्ट है हमारे पास डबल आई सिटी जिसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। ठीक है सर पीएफ लैब और पीएफ
दोनों की कंबाइन करके 100। नहीं, मैं अभी सिर्फ थ्योरी की बात बता रहा हूँ। ये क्रेडिट आवर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो क्रेडिट आवर के पॉइंट की मैं बात करूंगा अभी, ठीक है, टेंशन नॉट। तो ये आ गया पीएसटी, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान स्टडीज, इसके भी टोटल मार्क्स 100 ही होते हैं या 50 होते हैं? 50 सर, 50 पे 50 होते हैं। चलो हम 100 रख लेते हैं फिलहाल। 100 होते हैं। PIS है ना, PST हाँ। नहीं है, मतलब पूरे 100 उनके मिला के 100 होते हैं। कैसा 100 होते CR है हैं। पता ही कुछ नहीं है। ओ हेलो, 2 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उनको मिला के ये सर ने से पीएसटी लिखा है। तो पीएसटी मेरा 100 नंबर का था, पाकिस्तान स्टडीज के नाम से मैंने 100 नंबर का पेपर दिया था। 100 नंबर का सिंटर कर लो ना, बस सही है, खत्म हो गई बात। VLM की सर, ये बात कर फहाद लेते हैं। VLM के टोटल मार्क्स कितने होते हैं गालिबन? 100 नंबर। 100। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास 100 नंबर हो गए सबके। अब ये समझ लो मैंने 4 सब्जेक्ट उठाए। अब हर सब्जेक्ट आपको पता है, अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल मेरे पास क्या है कि भाई 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, IICT भी 3 का है, PST को मैं 2 क्रेडिट आवर का ले लेता हूँ, और VLM को मैं कितने ले लेता हूँ? 3 क्रेडिट आवर का, या 2 क्रेडिट आवर का इसको भी ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि आपके पास इसके कितने क्रेडिट आवर हुए? मैं यहाँ पर स्पेस करके क्रेडिट आवर लिख देता हूँ 3। फिर नेक्स्ट में मैं आता हूँ और इधर लिखता हूँ क्रेडिट आवर इसके भी कितने हुए? 3। फिर नेक्स्ट में आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिट आवर इसके कितने हुए? 2। और फिर यहाँ पर लिखता हूँ क्रेडिट आवर इसके कितने हुए? 2। अब क्लास नोटिस कीजिएगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में की थ्योरी में मेरे मार्क्स आए फॉर सपोज 78, सही है। IICT में आए मेरे पास फॉर एग्जांपल 85, ठीक है। PST में मेरे पास आए, ये जो आपका PIS होता है उसमें फॉर सपोज 100 में से आपके आए 75 नंबर, और VLM में आए आपके 90 मार्क्स, राइट। अब आपको पता है कि आपका CGPA के यानी GPA क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर 60 नंबर से 65 वाले के दरमियान कौन सा ग्रेड मिलता है? C ग्रेड मिलता है, ठीक है जनाब। फिर उसके बाद ये कहानी आती है कि भाई अगर किसी के 66 से 71 के दरमियान मार्क्स हैं तो उसको B ग्रेड मिलता है, सॉरी C प्लस, सी वही। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी को 72 से 77 के दरमियान मार्क्स मिलते हैं तो उसको B ग्रेड मिलता है। इसी तरीके से अगर किसी को 78 से 85, ये नहीं 78 से, हाँ 87, इसके दरमियान हमें ग्रेड मिलता है B प्लस, ठीक है। और उसके बाद 88 से लेकर 100 तक ये हमारे पास होता है A ग्रेड। समझ में आ रहा है सबको? तो अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि भाई PF में अगर आपने ये मार्क्स लिए तो आपको कौन सा ग्रेड मिला? B ग्रेड। कौन सा ग्रेड मिला? B प्लस B जनाब, प्लस B प्लस सर। B प्लस, प्लस। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस मार्क्स में हमें कौन सा ग्रेड मिलता है? B 85 पे B B प्लस, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा मुझे B प्लस, सही तो है, B प्लस मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 75 की, तो ये मुझे कौन सा B ग्रेड मिलेगा। B मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो ये मुझे ग्रेड देगा A। अब नोटिस कीजिए, अब नेक्स्ट लाइन पे मैं आता हूँ, PF में आपको कितने पॉइंट्स मिले? PF में कितने पॉइंट्स मिले आपको? B प्लस पे कितने पॉइंट्स मिलने थे? सही है।
तो मैं यहाँ पे दिल्ली कह बन गया देता हूँ कि भाई ए ग्रेड पे नाने कौन जा रहा है? जीपीए मिलती है और उसके बाद बी प्लस पे ये जीपीए मिलती है आप लोगों को। ठीक है जनाब। इसी तरीके से बी पे आप लोगों को क्या ग्रेड मिलेगा भाई? बी पे आपको ये ग्रेड, ये पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से सी प्लस पे क्या पॉइंट मिलेंगे? 2.5। 5.5 फिर उसके बाद सी ग्रेड पे आपको क्या मिलेगा? सी ग्रेड पे आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि भाई पीएफ में बी प्लस था, डबल आईसीटी में बी प्लस था, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई इसको 10.5 मिले पीएफ में। डबल आईसीटी में कितने मिले? 10.5 बी प्लस था। पीएसटी में कितने मिले? पीएसटी में गालिबन इसको मिले 75 मतलब बी, तो इसको 9 कितने पॉइंट मिले? 9 पॉइंट मिले। और वीएलएम में माशाल्लाह इन्होंने 12 पॉइंट उठाए। सीजीपी, अब आपको पता है कि भाई इस पे आपकी क्या जीपीए बनी, इस पे आपकी क्या जीपीए बनी। इस पे मैं यूं बता दूं आपको कि भाई प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में 3.5 जीपीए मिली आपको। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो इसमें भी आपको 3.5 जीपीए मिली। ये जीपीए है बेसिकली, सी जीपीए नहीं है, ये जीपीए है। ठीक है जनाब। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं, तो भाई पीएसटी में कितनी जीपीए मिली आपको? 3 जीपीए मिली, बी ग्रेड था तो यहाँ पर 3 जीपीए मिली। देन उसके बाद वीएलएम में आपको माशाल्लाह 4 जीपीए मिली, जीपीए, राइट। अब सीजीपीए हमें निकालनी है। सीजीपीए का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हुए? 10 10 10.5 10.5 21 नंबर। 21 और 12 कितने हो गए? 21 और 12 33 नंबर, 33 पॉइंट। 33 को 9 में ऐड करें, कितने हो गए भाई? 30 33 कितने हो गए? 32 सर। 32 हो गए। अबे 33 में, हाँ ठीक है 32 हो गए। तो भाई अब टोटल हमारे क्या हो पास गया कितने हो गए? टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 32 पॉइंट हो गए। और कितने सब्जेक्ट आपने उठाए थे? कितने सब्जेक्ट उठाए थे आपने? 4? 4 सब्जेक्ट उठाए थे। पीएफ का क्रेडिट आवर कितना था? सर 42 हो गए सर। सर 42 होगा, 32 नहीं होगा। हाँ 42 होगा। सही है सही है, हाँ 42। सॉरी, माय मिस्टेक। अब इसके बाद पीएफ का क्रेडिट आवर कितने थे? 32 में 9 3 32 होता है। 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10। तो आप 42 को डिवाइड कर दोगे 10 से, तो यहाँ पे सी जीपीए किस तरीके से निकलेगी कि भाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने थे? 42 डिवाइड कर दोगे 10 से। सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सी जीपीए टोटल कितनी बनेगी? अबे तुम लोग सारे यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, देख लो। सर होनहार स्टूडेंट है ना, ज्यादा जीपी उठाएंगे। यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। 4 से ज्यादा जीपीए बन रही है 4.2। सर ये 4 अच्छा भाई 10.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 21 प्लस 12 प्लस 9 42। सही है भाई 42 हो गए। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने थे भाई? 3 प्लस 3 और ये हमारे पास
सर आई थिंक पीआईएस के भी 3 ही है क्रेडिट आवर्स शायद। पक्का नहीं पता सर। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर। हाँ ये तो फॉर्मूला होता है। सर आई थिंक पीआईएस के क्रेडिट आवर 3 है, 2 नहीं है शायद। Yes, sir, उसके क्रेडिट आवर्स फ्री होते हैं और अच्छा जिसके तो फिर 50 एक होते हैं काम उसके एक कहानी फिर ये होगी ना भाई, मेरी बात सुनो। Yes. अब जितने नंबर जी ऑफ सर। क्रेडिट आवर होंगे तो उनका ग्रेडिंग क्राइटेरिया भी तो उसी हिसाब से होगा। सही है। अगर मैं यहाँ पे इनको भी 3 कंसीडर कर लूं, इनको भी 3 कंसीडर कर लूं, तो अब ये मेरे sir, पास, VLM के अरे सुन तो लो, अब यहाँ पे मेरे पास सीआर ज्यादा 3 जज्बाती है। कितने हो गए भाई, 3 चीजें 12 हो गए। तो अब मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूं 12 से, तो अब ये मेरे पास देखते हैं डिवाइडेड बाय 12। हाँ तो ये 3.5 जो है वो मेरे पास क्या निकल आई, CGPA, राइट। अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या ना ठीक है, 3 3 सर 6 पीएफ और आईआईसीटी के 4 क्रेडिट आवर्स हैं। हाँ लैब का भी तो है ना, यस सर, लैब तो का सालों वही बता तो मैं नहीं रहे आपसे हो तुम लोग। यस सर। सर आप अब तो ये कह आ रहे गए, थे सिर्फ थ्योरी का ये सर आ आपने गए कहा ना 12। थ्योरी का ले रहे हैं नंबर। सही है सही है सही है। सीआर तो तो यहाँ फिर पर चीफ हमारे है पास सर। ये देखें +1 ये भी तो है ना। अब यहाँ पे टोटल कितने हुए भाई, 8, ये 2 मिला के 8 हो गए और ये 12 हो मिला गए। के 4 हो गए, 12 हो गए। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बनेगा सिंपल, और इससे हमें जो CGPA मिलेगी हमारे सेमेस्टर की, वो क्या मिलेगी 3.5। ये कभी भी 4 से एक्सीड नहीं होगी, ये कभी भी 4 से एक्सीड नहीं होगी। अब आप लोगों ने यही वाला प्रोग्राम करना है, ये आप लोगों का लैब नंबर 5 का पहला टास्क है कि आप ये लोगों बहुत ने बड़ा है। CGPA कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर इस क्राइटेरिया पहले को बता दिया वाहिद में कन्वर्ट कर देना। किसको, इस पहले को वाहिद में कन्वर्ट नहीं कर दें। पहला वाहिद टास्क में है, और इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है आप लोगों ने। ले भाई। अब इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है अब आप तो लोगों ने। अब तो सर बस आप जुल्म एक- कर रहे हैं। अब आप लोगों ने यूजर इनपुट क्या, ये वाला क्राइटेरिया आप लोगों ने पहले प्रिंट करवाना है एज इट इज, कि ताकि पता ओके। चले कि भाई ये क्या क्राइटेरिया है। अब उस पे यूजर से इनपुट मांगे जाएंगे आपके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और उनमें से आप लोगों ने इन पॉइंट्स पे खेलते हुए CGPA कैलकुलेट करनी है कि भाई आपकी CGPA और टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पता चलना चाहिए कि भाई इस सब्जेक्ट में आपने आपकी GPA क्या है, और एंड में आप लोगों ने कैलकुलेट करवानी है। आप पैटर्न कोई भी यूज करो, बस मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की GPA कैलकुलेट करवा के दिखा दो और टोटल GPA मुझे CGPA कैलकुलेट करके दिखा दो। यह आप लोगों का टास्क नंबर 1 है। टास्क नंबर मैं 2 आप लोगों को बता दूं। सर बहुत है। टास्क नंबर 2 क्या है, सर एक ही ठीक है ना। नहीं भाई एक ठीक नहीं है ना, सर ये बहुत है ये सर। तो बच्चों वाला है, कर लोगे आप लोग, आसान है। सर टास्क तो नंबर 2 बच्चों पर वाले रहम वन भी तो ये करें। है कि, अब सुन लो ना मेरी, सुन लो मुझे गरीब की। सर आपकी सुन रहे हैं हम, उस वक्त से हमने बोला ही अच्छा था। भाई लैब नंबर 5, ये वाली फाइल मैं अभी आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब इसमें आप लोगों के सामने अभी अपडेट भी कर देता हूँ और आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। इसमें आप लोगों ने टास्क नंबर 1 में क्या करना है वो सुन लीजिएगा। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 जो ये है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आप लोगों ने एक C# का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करोगे।
जिसमें आप लोगों से 3 यूजर इनपुट मांगेगा, एक कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, और जो कस्टमर ने पूरे महीने में नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूजर इनपुट ये है। ये 2 यूजर इनपुट जब आप बिल जनरेट करवाओगे, जब उसमें सिर्फ इनकी वैल्यू प्रिंट करवा दोगे, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन लगेंगी वो इन पे करेंगे। अगर नंबर ऑफ यूनिट यूजर ने कंज्यूम, पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 100 से कम होने नहीं चाहिए, 100 से बड़े ही होने चाहिए, ज्यादा ही होने चाहिए, ये कंडीशन है एक। दूसरी कंडीशन ये क्या है कि अगर नंबर ऑफ यूनिट 199 या उस 100 और 199 के दरमियान अगर यूजर इनपुट किया नंबर ऑफ यूनिट, तो कितना चार्ज लगे हर यूनिट पे, 1.2% के चार्ज के हिसाब से नेट बिल अमाउंट जनरेट हो। अगर 400 नहीं, 400 से कम, 200 से ज्यादा, 200 या 200 से ज्यादा, 400 से कम, लेस देन 400, तो उस पर ये वाला चार्ज लगना चाहिए। 400 या 600 से कम, नॉट 600, उस पर ये वाला चार्ज लगना चाहिए और टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाए। और अगर 600 से बड़ी अमाउंट है, 600 या उससे बड़ी अमाउंट है, तो 2 रुपए पर यूनिट चार्ज के हिसाब से कैलकुलेट होनी चाहिए। अगर टोटल अमाउंट, जो भी अमाउंट बनेगी इनके हिसाब से, अगर वो 400 से बड़ी अमाउंट हो जाएगी, तो आप लोगों ने उस अमाउंट का 15% कैलकुलेट करके उसी अमाउंट में ऐड करके नेट बिल जनरेट करना है, टैक्स है वो। तो आपका कुछ आउटपुट ऐसा आएगा, कस्टमर आईडी देंगे, कस्टमर नेम देंगे, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, अगर 800 600 से ज्यादा है तो 2 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए इसका यूनिट बिल बना, 400